अंगद और सुनैना की यह अरेंज मैरिज थी। शादी के अगले दिन ही अंगद और सुनैना हनीमून के लिए शिमला निकलने वाले थे। अंगद का चचेरा भाई विशाल भी उनके साथ ही जा रहा था। अंगद बेटा, विशाल भी तुम्हारे साथ ही जा रहा है क्या? हाँ माँ, उसे ऑफिस का कोई जरूरी काम है और बोल रहा था कि उसका भी वही होटल है जो मैंने बुक किया है, तो उसने कहा कि उसे अकेले नहीं जाना पड़ेगा, हमारा साथ हो जाएगा। मैंने कहा कोई नहीं, चल ले। अंगद और सुनैना एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। विशाल पहले से ही एयरपोर्ट पहुंच चुका था। तीनों मिलकर शिमला पहुंचते हैं। सॉरी सुनैना, विशाल साथ में था तो मैं तुमसे ज्यादा देर बात भी नहीं कर पाया। वैसे घबराओ नहीं, मैंने रात के लिए बहुत अच्छे से इंतजाम कर लिया है। हमारी सुहाग रात यादगार रहेगी, सिर्फ तुम और मैं। वैसे तुम नाराज तो नहीं हो ना, विशाल हमारे साथ आया तो? नहीं नहीं, मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। और वैसे भी अब तो आप और मैं बिल्कुल अकेले हैं, यहाँ देवर जी नहीं है। एक सेकंड, विशाल का फोन आ रहा है। हाँ विशाल, क्या हुआ? अर्जेंट है क्या? ठीक है, आता हूँ। सुनैना, विशाल का अर्जेंट कॉल है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तब तक तुम चेंज कर लो और थोड़ा फ्रेश हो जाओ। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आप मिलकर आ जाओ, तब तक मैं हम दोनों के लिए खाना ऑर्डर कर देती हूँ। अंगद विशाल से मिलने चला जाता है। काफी देर तक अंगद नहीं लौटता। इसी बीच सुनैना थकी हुई थी और वो सो जाती है। अंगद के पास एक और चाबी थी। रात को दरवाजा खुलता है। सुनैना गहरी नींद में थी। तभी वो अंगद से बोली, अंगद जी प्लीज लाइट मत ऑन करना, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। अगर आपने लाइट जलाई तो मेरी नींद खराब हो जाएगी। अरे आप तो आते से ही चिपकने लग गए, खाना तो खा लेते। क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो, लगता है आज आप नहीं मानोगे। सुनैना और अंगद तो इसी मौके की तलाश में थे। अगली सुबह सुनैना की आंख खुलती है तो वो देखती है कि अंगद डाइनिंग टेबल पर बैठा चाय पी रहा है। कल रात आपने कितना तंग किया, देखा आपने मेरी गर्दन पर कितनी बड़ी लव बाइट की है, जिसका निशान महीने भर तक नहीं जाएगा। मुझे तो शर्म सी आ रही है। अरे क्या हुआ? मैं तो मजाक कर रही हूँ। आपको मेरा इस तरह से बात करना अच्छा नहीं लगा क्या? अब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे तुम्हें रात को कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं अंगद जी, कल रात को तो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। मेरी बेस्ट रात थी कल की रात। अंगद के उदास होने की बड़ी वजह थी उसका चचेरा भाई विशाल। विशाल ने अपने भाई अंगद के साथ धोखा किया। वो जानबूझकर उनके साथ आया था। वैसे कुछ भी कह लो अंगद भैया, कल रात भाभी के साथ बहुत ही बढ़िया सुहाग रात रही। मजा आ गया। उन्हें तो पता भी नहीं चला कि उनके साथ उनके देवर ने सुहाग रात मनाई है। वो तो सोच रही है कि सारा मजा आपसे मिला है, पर वो ये नहीं जानते कि मुझ जैसा हॉट लड़का उनके साथ था। एक बात सुन लो, आज रात भी मैं उनके साथ रहूंगा। विशाल, तुमने जानबूझकर मेरे ऑफिस की लड़की संजना को पैसे देकर उस दिन मेरे साथ गाड़ी में भेजा था। मैं तुम्हारे बहकावे में आ गया। उसने ड्रिंक नहीं की हुई थी, वो भी तुम्हारे साथ मिली हुई थी। जानबूझकर वो मेरे ऊपर गिरी और तुमने उस हालत में वो फोटोज ले ली। और अब तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो कि मैं उसके साथ था। गलत तो तुम कर रहे हो। तुम मेरी पत्नी के साथ मेरे रिश्ते को खराब कर रहे हो। अरे कुछ तो शर्म करो। तुम मेरे चचेरे भाई हो, सुनैना तुम्हारी भाभी है, और तुम उसी के साथ, अगर उसे पता चलेगा तो। तभी सुनैना वहां आ जाती है। वो सारी बातें सुन चुकी थी। अंगद जी, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? कल रात आपकी जगह देवर जी मेरे साथ थे। मैंने आपके साथ सुहाग रात नहीं मनाई, मैंने देवर जी के साथ सुहाग रात मनाई है। मुझे माफ कर दो सुनैना, ये सब विशाल की चाल है। तुम जानती हो ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मेरी ऑफिस की लड़की के साथ मेरी इसने फोटोज खींच ली हैं, और ये मुझे डरा रहा था कि अगर मैंने इसे तुम्हारे कमरे में नहीं भेजा तो ये तुम्हें मेरे लिए भड़काएगा। मैं डर गया था कि कहीं तुम्हारा मेरा रिश्ता शुरू होने से पहले ही खत्म ना हो जाए। मुझे माफ कर दो। अब तो तुम्हें सच्चाई पता चल ही गई है। मेरा विश्वास करो, इसने तुम्हारे साथ जो भी किया। बहुत अच्छा किया, मुझे तो बहुत मजा आया। क्यों देवर जी, आपको मजा नहीं आया मेरे साथ सुहागरात मनाकर? ये देखो ना, आप भी कितने शरारती हो। आपने मेरी गर्दन पर ये लव बाइट का निशान छोड़ दिया। अब सॉरी भाभी जी। भाभी जी नहीं, सॉरी डार्लिंग। ये सब क्या है सुनैना? तुम ऐसी हरकत क्यों कर रही हो? मैं ये सब देखकर हैरान हूँ। ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है। मैं और विशाल पिछले 5 साल से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। हमने तो ये सब नाटक तुमसे पैसे ऐंठने के लिए किया था। मुझे विशाल ने बताया था कि तुम अच्छी खासी प्रॉपर्टी के मालिक हो, इसलिए मैंने तुमसे झूठी शादी की। मैं तो तुम्हें अपने आप को हाथ भी ना लगाने दूं। मुझे तो मेरा विशाल ही छू सकता है। अब एक काम करो, ज्यादा समय मत लगाओ। अगर तुमने हमें कल दोपहर तक 5 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं तुम पर इल्जाम लगा दूंगी कि तुमने मेरा इस्तेमाल किया है और मुझे मेरे प्यारे देवर जी के साथ सुहागरात मनाने के लिए जबरदस्ती मजबूर किया है। फिर तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। अब हम जैसा कहेंगे तुम्हें वैसा ही करना होगा।
जब हमें पैसे की जरूरत हुआ करेगी तुम्हें हमें पैसे देने होंगे। चलो विशाल, मेरा ना बहुत मन कर रहा है, कमरे में चलते हैं। लगता है कल रात का ज्यादा ही मजा आया है। चलो डार्लिंग, मैं क्या मना कर रहा हूँ। अंगद सुनैना और विशाल की चाल में बुरी तरह फंस चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो घर वापस जाकर सबके सामने लज्जित नहीं होना चाहता था। मुझे जीने का कोई हक नहीं। ऐसी शर्मसार जिंदगी जीने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। अंगद जैसे ही पुल से कूदने लगता है तभी उसका मोबाइल फोन बजता है। अंगद देखता है मोबाइल पर उसकी माँ है। वो अपनी माँ से आखिरी बार बात करना चाहता था। हाँ माँ, ठीक है, मैं होटल पहुंचकर आपकी बात सुनैना से करवा दूंगा। क्या तबीयत ठीक नहीं है? माँ कितनी बार कहा है कि समय पर दवाई ले लिया करो। हाँ, मैं करता हूँ माँ। अंगद फोन रख देता है। उसकी आंखों में आंसू थे। वो अपनी माँ की आवाज सुनकर दुखी हो जाता है। मैं क्या करूं? माँ मेरे बिना अकेली हो जाएगी। मैं ये कदम नहीं उठा सकता। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं कितना परेशान हूँ। अंगद सड़क पर रोता हुआ पैदल ही चला जा रहा था। अचानक वो एक लड़की से टकरा जाता है। अंगद, तू और यहाँ शिमला में? सौम्या, तू? हाँ, मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं वकील बन गई हूँ। मैं यहाँ प्रैक्टिस के लिए आई हुई हूँ। वैसे तुम्हारा मैसेज पढ़कर मैं शादी में जरूर आती, पर यहाँ छुट्टी नहीं मिल रही थी। सॉरी, मैं शादी में नहीं आ पाई। वैसे ओह अच्छा, मैं समझ गई, तुम हनीमून पर आए हो। पर तुम्हारी वाइफ कहाँ है? तुम अकेले हो? एक सेकेंड, तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? क्या तुम रो रहे थे? अंगद को कुछ नहीं सूझ रहा था। वो फूट फूट कर रोने लगता है। सौम्या अंगद के बचपन की दोस्त थी। सौम्या के कहने पर अंगद उसे सारी बात बता देता है। अंगद, घबराने की कोई बात नहीं है। तुम बिल्कुल भी नहीं डरोगे और तुम उन्हें कोई पैसे नहीं दोगे। मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। तुम कल ही सुनैना के खिलाफ तलाक के लिए अर्जी दे दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। पर सौम्या, विशाल ने भी मेरे साथ गलत किया है। कोई टेंशन नहीं है, दोनों को तुम्हें ब्लैकमेल करने के जुर्म में कड़ी सजा होगी। बस तुम्हें उन दोनों की बातों को इस फोन में रिकॉर्ड करना है। उसके बाद उन्हें सजा से कोई नहीं बचा सकता। अंगद सौम्या के कहे मुताबिक होटल जाता है और विशाल और सुनैना की रिकॉर्डिंग कर लेता है। कान खोलकर सुन लो, मैं तुम दोनों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। तुम्हें जो करना है कर लो। विशाल, अब क्या करे? ये तो हम दोनों को एक साथ रहने भी नहीं देगा और पैसे भी नहीं देगा। कहो तो इसके खिलाफ पुलिस में झूठी रिपोर्ट कर दूं? हाँ सुनैना डार्लिंग, ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा ना, वरना हम पैसों के मोहताज हो जाएंगे। ये मुर्गा हमारे हाथ से चला जाएगा तो हम दोनों कैसे एक साथ मजे कर पाएंगे यार। अंगद तो चाहता था कि सुनैना और विशाल आपस में ऐसी बातें करे जो फोन में रिकॉर्ड हो जाए, और उसे सबूत मिल गया। सारे सबूत अब सौम्या के पास थे। उसने पुलिस को भेजकर होटल के कमरे से विशाल और सुनैना को पकड़वा दिया। सुनैना और विशाल को उनके किए की सजा मिल गई। प्रभा देवी के 2 बेटे थे, जिसमें से बड़ा बेटा विनोद और छोटा बेटा मोहित था। प्रभा देवी की बड़ी बहू चांदनी एक मॉडर्न और छरहरी काया वाली सुंदर लड़की थी, तो वहीं मोहित की पत्नी काजल गरीब घर की सांवली सूरत वाली लड़की थी। काजल अपने परिवार की जिम्मेदारियों को भली भांति निभाती थी, जबकि चांदनी का सारा ध्यान सिर्फ अपने मेकअप और फिगर को बनाने में ही रहता था। एक रोज, ये लीजिए मम्मी जी, आपकी मनपसंद अदरक लौंग इलायची वाली चाय। छोटी बहू, तू हम सभी की जरूरतों का कितना ख्याल रखती है। अरे जरा अपने शरीर को आराम भी दिया कर। सुबह पहली किरण के साथ उठती है और सारा दिन घर के कामकाज ही निपटाती रहती है। अरे थोड़ा कष्ट अपनी जेठानी को भी उठाने दिया कर और उसे भी कुछ जिम्मेदारियां निभाने दिया कर। वैसे है कहाँ वो? माँ जी, जेठानी जी तो अभी सो रही हैं और पूजा पाठ करने के बाद आपको चाय चाहिए होती है, इसलिए मैंने ही बना दी। जन्मदिन की ढेरों मुबारकबाद छोटी बहू। अब आज के दिन तू इस घर गृहस्थी से छुट्टी ले और अपने पति के साथ कहीं बाहर घूमा। शुक्रिया माँ जी। अपनी सास के पांव छूकर काजल खुश होकर अपने कमरे में चली जाती है। तभी प्रभा देवी भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है, तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान, जो तूने मेरी झोली में काजल नाम के इस हीरे को डाला है। तूने मेरे बुझे घर में चंदा का प्रकाश भेजा है छोटी बहू के रूप में, जिसकी रोशनी पूरे घर में फैली हुई है। हाँ, बस मेरी यही दुआ है तुझसे कि इसके जीवन में कभी अंधेरा ना आए। मोहित और काजल का रिश्ता सदा सलामत रहे और इनके बीच कभी कोई खटास ना आए। पीछे खड़ी चांदनी उनकी सारी बातें सुन रही होती है और अपने मन में हंसते हुए कहती है, जितनी दुआएं देनी है इसे दे लो सासू माँ। भले ही ये सारे घर में प्रकाश फैलाए, लेकिन इसकी खुद की जिंदगी में तो अंधेरा ही होगा, क्योंकि
इसके चांद की चांदनी तो मैं हूँ, मोहित तो आखिरकार मुझ पर ही लट्टू है। उधर काजल अपने कमरे में मोहित से कहती है, मोहित आप आज के दिन भी ऑफिस जा रहे हैं? क्यों, आज क्या दिवाली है जो घर पर बैठकर पूजा करूं तुम्हारी, या तुमसे शाहरुख खान की तरह रोमांटिक बातें करूं? जस्ट लुक एट यू, काली तो तुम थी ही, अब तो तुम मोटी और भद्दी भी हो गई हो। पता नहीं मेरी किस्मत ही खराब थी जो ऐसी बीवी मेरे पल्ले पड़ गई। अपने जन्मदिन वाले दिन पति के मुंह से बधाई की जगह बेइज्जती की बातें सुनकर काजल दुखी हो जाती है। तो वहीं दरवाजे के बाहर खड़ी चांदनी ये सब सुनकर खुश हो जाती है और खुश होते हुए मन में सोचती है, अरे वाह, मेरी काली देवरानी के जन्मदिन की ऐसी शुरुआत। सचमुच सुनकर मजा ही आ गया। अब यही सही समय है आग में घी डालने का। चांदनी उनके कमरे में जाती है। अरे क्या हुआ मेरे हैंडसम देवर जी? क्यों मेरी सांवली सलोनी देवरानी पर भड़क रहे हैं? जरा कुछ सीखो मेरी भाभी से। शादी के इतने वक्त बाद भी इन्होंने अपने फिगर को कितने अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है। मोहित, शायद आप भूल रहे हैं कि मैं एक बच्चे की माँ हूँ, और माँ बनने के बाद एक औरत के शरीर में परिवर्तन आते ही हैं। उसकी त्वचा और शरीर में फर्क पड़ जाता है। मैं एक पत्नी होने के साथ साथ एक माँ भी हूँ, जबकि जेठानी जी अभी माँ के सुख से वंचित है। ये बात सुनकर चांदनी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मोहित भी बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकलने लगता है कि तभी उसका बेटा बंटी स्कूल के लिए तैयार होकर आता है और मोहित से कहता है, पापा आज मेरी स्कूल वैन नहीं आई, तो क्या आप मुझे ऑफिस जाते हुए स्कूल ड्रॉप कर देंगे प्लीज? बस माँ की तरह बेटा भी मुझे बस परेशानी करने आता है। मुझसे ये सब चोचलेबाजी नहीं होती। चल अब भाग यहाँ से। इसी तरह मोहित अपने बेटे को झिड़कते हुए वहाँ से चला जाता है। बंटी रोते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ सभी के पापा उन्हें स्कूल ड्रॉप करने आते हैं, फिर मेरे पापा कभी मुझे छोड़ने क्यों नहीं जाते, और वो हमेशा ही हम दोनों से गुस्से में बातें क्यों करते हैं? नहीं बच्चे, पापा को ऑफिस के लिए देर हो रही थी ना, इसीलिए वो थोड़े गुस्से में थे। चलो मैं तुम्हें स्कूल ड्रॉप कराती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज जब काजल बाजार से सब्जी लेकर घर आ रही होती है तो वो चांदनी और मोहित को हाथों में हाथ डाले होटल से बाहर निकलते देख लेती है। ये दृश्य देख काजल हैरान रह जाती है और उसके मन में हजारों सवाल उमड़ पड़ते हैं। ये दोनों होटल में एक साथ, कहीं इन दोनों के बीच कुछ गलत? नहीं, मैं बेकार में ये सब बातें सोच रही हूँ। देवर भाभी के बीच तो माँ बेटे का रिश्ता होता है, बिना किसी सबूत के कोई भी लांछन लगाना गलत होगा। इसी कश्मकश में काजल घर पहुंच जाती है, लेकिन दिन भर उसके मन में यही कश्मकश चलती रहती है। रात को जब काजल अपने कमरे में सो रही होती है तो आधी रात को बंटी को प्यास लगती है और वो काजल से पानी मांगता है। काजल उठकर किचन में पानी लेने जाती है, तभी उसको चांदनी के कमरे से किसी के हंसने की आवाज आती है। अरे जेठ जी की तो आज नाइट शिफ्ट है, फिर ये जेठानी जी के कमरे से किसकी आवाज आ रही है? काजल कमरे की खिड़की से झांक कर देखती है तो वो नजारा देखकर वो दंग रह जाती है। कमरे में चांदनी और मोहित एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले बिस्तर पर लेटे हुए होते हैं और मोहित चांदनी से कहता है, सच कहूं चांदनी, तुम्हारे साथ ये रात सचमुच कयामत की रात लग रही है। अब बातें बनाना बंद भी करो स्वीटहार्ट, और ये बताओ कि कब तक हमें यूं ही दुनिया से छुपते छुपाते मिलना होगा? भगवान ने हमारी शादी 2 अलग अलग लोगों से करवा दी है, और वो भी बिना हमारे टाइप के लोगों से। तुम तो बिल्कुल मेरे टाइप के लड़के हो, हैंडसम एंड डेयरिंग देवर, इसीलिए तो मैं तुम्हारे भैया को बिल्कुल भी भाव नहीं देती। जानता हूँ जानेमन, अब मुझे जाना होगा, कहीं काजल की आंख खुल गई तो मुश्किल हो जाएगी। मोहित जैसे ही बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलता है तो काजल वहाँ खड़ी होती है। बिल्कुल भी शर्म नहीं है तुम दोनों में? देवर भाभी के पाक रिश्ते को कलंक लगा दिया तुमने। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरी जेठानी ही मेरी सौतन बनेगी। ओह, तो तुमने सब कुछ देख लिया? चलो अच्छा है, आज नहीं तो कल सच तुम्हारे सामने आना ही था। हाँ, और अब यही सच्चाई मैं दुनिया के सामने लाकर रहूंगी। बहुत धोखा दे लिया तुमने हम सबको। खबरदार जो तुमने ऐसा कुछ सोचा भी, वरना तुम्हारे बंटी को इस दुनिया से रुखसत होने में देर नहीं लगेगी। मोहित, ये औरत तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चे को जान से मारने की धमकी दे रही है और तुम चुपचाप तमाशा देख रहे हो। अरे कौन बच्चा, किसका बच्चा? तुम और बंटी तो बस मेरी एक भूल हो। तुम दोनों जियो या मरो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी? इस तरह उन दोनों से मिली धमकी से काजल अपने बच्चे को खोने से डर जाती है और वो अपना मुंह बंद रखकर सब कुछ चुपचाप सहती रहती। और इसका नतीजा ये हुआ कि देवर भाभी की हवस को शह मिल जाती है और अब वो एक दूसरे के साथ और ज्यादा समय बिताते। एक रोज बंटी अपनी माँ से पूछता है, माँ आजकल आप इतनी उदास और खोई खोई क्यों रहती हो? पापा ने आपसे कुछ कहा क्या? नहीं मेरे बच्चे, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए तू जा बाहर जाकर खेल। बंटी बाहर खेलने चला जाता है। तभी काजल की सास उसके कमरे में आती है और उससे कहती है, क्या बात है बहू, तेरे और मोहित के बीच सब कुछ ठीक तो है ना?
आज जो बात तुमसे बंटी ने पूछी वो मैं भी कई दिनों से पूछना चाह रही थी। आजकल तुम हर वक्त खोई खोई सी क्यों रहती हो? पता नहीं क्यों, लेकिन तेरा उदास चेहरा देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई सौतन तुझे ढा रही हो। अगर ऐसा कुछ है तो एक बात हमेशा याद रखना, विश्वास से भरी पत्नी अगर चाहे तो यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस ला सकती है। फिर एक औरत से क्या डरना। ये कहकर उसकी सास वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसकी बातों ने मानो काजल में एक शक्ति प्रदान कर दी थी और वो बिना देर किए अपने जेठ के पास जाती है और उसे सारी सच्चाई बता देती है। काजल, तुम होश में तो हो? अपनी जेठानी के बारे में ऐसी बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? जेठ जी, मुझे बस आज रात का समय दीजिए। आज रात जेठानी जी की सच्चाई आपके सामने होगी। इसके बाद विनोद के साथ मिलकर काजल एक प्लान बनाती है और फिर आधी रात को मोहित के फोन से चांदनी के फोन पर एक मैसेज करती है और उसे अकेले में मिलने के लिए छत पर बुलाती है। कुछ देर बाद चांदनी छत पर जाती है और पीछे से जाकर मोहित के गले लिपट जाती है और उससे कहती है, क्या हुआ मेरे हैंडसम देवर जी? आधी रात तक कभी सब्र नहीं हुआ जो मुझे छत पर ही बुला लिया? चलो अच्छा है, रोज रोज चार दीवारी में रोमांस करके मैं भी बोर हो गई थी। हाँ, आज खुले आसमान के नीचे रोमांस करने में मजा आएगा। अब कुछ कहोगे भी या यूं ही पीठ घुमाए खड़े रहोगे? चलो अब मुझे जल्दी से अपनी बाहों में भर लो। जैसे वो ये कहती है, मोहित के कपड़े पहने खड़ा विनोद उसको जोरदार थप्पड़ मारता है। इसी के साथ छत की लाइट जल उठती है और सभी वहां आ जाते हैं। विनोद, तुम? हाँ, मैं। इतने दिनों से तुम मुझे धोखा दे रही हो, मुझे बेवकूफ बना रही हो। और तुम मोहित, अपने ही भाई की पीठ पर छुरा घोंप दिया तुमने। अगर आज काजल मुझे तुम्हारी सच्चाई नहीं बताती तो तुम देवर भाभी का ये घिनौना सच कभी भी मेरे सामने नहीं आता। आज के बाद तुम दोनों से मेरे सारे रिश्ते खत्म। नहीं विनोद, ऐसा मत कहो, मुझसे रिश्ता मत तोड़ो, मुझसे भूल हो गई। अपनी अय्याशी को भूल का नाम मत दो, समझी? अब निकल जाओ मेरे घर से। काजल, तुम तो मुझे समझो, आखिरकार मैं तुम्हारे बच्चे का बाप हूँ, तुम्हें हमारे बच्चे का वास्ता। जिस बच्चे को मौत के घाट उतारने की बात कह रहे थे, आप आज उसी का वास्ता दे रहे हो। बंटी बेटा, अपने पापा के पास आओ। दूर रहो मुझसे, आपने मेरी माँ का दिल दुखाया है, उन्हें धोखा दिया है। चले जाओ हम दोनों की जिंदगी से। माँ, मैं तो आपका बेटा हूँ, आप तो मुझे माफ करेंगी ना? अपना ये मनहूस चेहरा लेकर निकल जाओ मेरे घर से। अरे तू मेरा बेटा नहीं बल्कि मेरी कोख से जन्मा एक कलंक है, कलंक। इस तरह चांदनी और मोहित के हवस के कारण 4 जिंदगियां बिखर जाती हैं। कुछ साल बीत जाने के बाद विनोद और काजल बंटी को माता पिता का प्यार देने के लिए एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। तो वहीं मोहित और चांदनी जेल में सड़ते हुए अपने आगे की जिंदगी काटते